हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए इस बार की नवरात्रि या जो ये टाइम चल रहा है ये बहुत अच्छा टाइम लेके आए। आप लोगों का जो भी एम है आप सभी को मिले, आप लोग आपकी लाइफ में सक्सेसफुल हो, आपके गोल को पाएँ। इसी के साथ आज अपन अपना लेक्चर शुरुआत करते हैं सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन पीएन जंक्शन तक पढ़ चुके थे। पीएन जंक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से बिफोर बायसिंग वाली कंडीशन होती है। आज अपन देखेंगे, उसमें मैंने फॉरवर्ड बायस का कुछ पार्ट भी बताया था और मैंने ये भी बताया था कि हाउ डायोड विल एक्ट इन द सर्किट व्हेन इट इज अप्लाइड एज ए फॉरवर्ड बायस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिवर्स बायस कंडीशन ऑफ डायोड। ठीक है, तो उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड बायस के अंदर कुछ स्पेशल चीज़ें बताई थी। ठीक है, अब रिवर्स बायस के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे बात करें कि हमने बिफोर बायसिंग की कंडीशन, आप लोगों को बिफोर बायसिंग के अंदर अपन ने कंडीशंस को पढ़ लिया था, है ना। बिफोर बायसिंग के अंदर अपन ने क्या चीज़ देखी थी कि जब बायसिंग नहीं होती है तो क्या होता है कि चार्जेस आपस में कंबाइंड होके क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये देखो बिफोर बायसिंग वाली कंडीशन है कि ये हमारा बिल्कुल बीच वाली चीज और यहाँ पे चार्जेस इकट्ठा हो चुके हैं। चार्जेस यहाँ पे क्या हो चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। ये हमारी डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। देखो बच्चों, मैं बिल्कुल आप लोगों को छोटे से छोटा तरीका बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और सेमीकंडक्टर के अंदर आप जितना हो सकेंगे याद रख सकोगे उन चीज़ों को, है ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे चार्जेस इकट्ठा है, ये P है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। ऐसे ही ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। इधर क्या थे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे इस तरीके से सारी चीजें हो रखी है ना। तो चलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो अपन अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बायसिंग वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये बायसिंग वोल्टेज यही डिसाइड करेगा कि वो किस कंडीशन में होगा। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सिलिकॉन के लिए तो ये कितना होता है 0.7 और जर्मेनियम के लिए अगर यही बात करें तो कितना होता है 0.3। पर रिवर्स बायस का मतलब क्या हो गया बच्चों, रिवर्स बायस कंडीशन का मतलब आप ऐसे कह सकते हो whenever the P terminal is connected to the negative side। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अब मैंने क्या करा है कि ये जो आपने बिना बायसिंग वाली कंडीशन थी इसको आपने कनेक्ट कर दिया, P साइड को तो कर दिया नेगेटिव से और N साइड को कर दिया पॉजिटिव से। मतलब ये हमारी जो डिप्लीशन लेयर वाली चीज़ है जिसके अंदर यहाँ पे सारे चार्जेस इकट्ठा हो रखे हैं। मैं सारे चार्जेस को तो वापस नहीं बना रहा हूँ बच्चों, पर आप लोग थोड़ा समझना यहाँ क्या होता जा रहा है। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना, देखो मैंने क्या किया, ये हमारा P टर्मिनल था उसको किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल था इसको किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से। यानी ये कंडीशन जो हो चुकी है ना बच्चों, इसे अपन कहते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब क्या हो गया, P टर्मिनल टू नेगेटिव और N टर्मिनल टू पॉजिटिव। तो ये हमारी कंडीशन होती है। अब देखो इसमें फिनोमेना सिनेरियो किस तरीके का होता है, थोड़ा उस पर भी चर्चा करते हैं। थोड़ा समझना, अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पे चार्जेस इकट्ठा थे, इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका था। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो लास्ट, जैसे अगर आप लोग नोट्स वगैरह में आप लोग देखोगे तो मैंने उसके अंदर बता रखा है, यहाँ पे क्या होता है कि चार्जेस इकट्ठा होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव,
यहाँ भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, 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 यहाँ नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही क्रिएट है। अब आप इसके अंदर पूरे के अंदर अगर आप नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाल के देखोगे तो देखो यहाँ से प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस, अगर आप ऐसे यूं चलोगे पूरा तो प्लस माइनस और ये प्लस माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे वी नेट की बात करूं तो क्या जाएगा, वी अप्लाइड प्लस वी बायसिंग। पहले वाली कंडीशन में जो फॉरवर्ड बायस के अंदर था उसके अंदर तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे थे और सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। आप लोग नोट्स के अंदर चेक करना, मैंने उसके अंदर अच्छे से स्पेसिफाई कर रखा है कि वहां पे चार्जेस मतलब पोटेंशियल के अंदर डिक्रीमेंट होने की वजह से रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती जाती है। अब मुझे बताओ, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ चुका है, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ चुका है। अब मुझे एक चीज बताओ, इधर का जो नेगेटिव चार्ज है, अब यहाँ पे चीजों को समझना थोड़ा ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर होगी। यहाँ ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसने यहाँ नेगेटिव कर रखा होगा कि नहीं कर रखा होगा, तो इसने यहाँ नेगेटिव कर रखा है। इधर की तरफ यहाँ क्या कर रखा है, ये पॉजिटिव कर रखा है। अब ये पॉजिटिव कर रखा है तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाले नेगेटिव चार्जेस पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी तरफ फोर्स लगाएंगे और इन वाले पॉजिटिव चार्जेस पे ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ फोर्स लगाएंगे, यानी फोर्स इधर लगेगा और इस पे भी फोर्स इधर लगेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये जो नेगेटिव चार्जेस है वो क्या होंगे, इधर की तरफ बढ़ना, मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे और ये वाले पॉजिटिव चार्ज भी क्या होंगे, इधर की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो थी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो थी वो क्या होती जाएगी। अब जैसे मैंने उसमें बताया था कि वी नेट हमारा ये आ चुका है, वी अप्लाइड प्लस वी बी। अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले कंडीशन लेते हैं कि वी अप्लाइड क्या है, 0 है, तो वी नेट की वैल्यू वी बी के इक्वल आएगी, जो भी आ रही होगी डिप्लीशन लेयर की विड्थ, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे जो भी डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो अपन मान लेते हैं डी है। अब मैंने क्या करा, वी अप्लाइड को थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट किया, बढ़ा के मैंने कर दिया 1 वोल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना ज़्यादा, अरे भैया यहाँ पे ऐड होता जा रहा है, यहाँ क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी बी प्लस वी नेट, सॉरी वी बी प्लस वी अप्लाइड। तो अब क्या हुआ, पहले की जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी, अब V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, तो अगर नेट वोल्टेज बढ़ेगा तो आप ये कह सकते हो कि डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या होती जाएगी, इकट्ठा होती जाएगी। अब देखो बढ़ेगी, अब बढ़ने के साथ आप एक चीज समझना, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो ये वाले चार्जेस भी इधर इकट्ठा होंगे तो ये विड्थ को क्या करना स्टार्ट करेंगे, चौड़ा करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे मैं अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मैंने यहां से क्या चीज देखी, एज वी इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज the width of depletion layer increases, also it increases the energy of charged particle। भाई अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रही है। भाई अपने को पता है वर्क डन जो होता है वो Q इंटू वी होता है, वो वर्क डन ही जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मुझे बताओ, अप्लाइड वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हो जिसकी वजह से इफेक्टिवली पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो चार्ज को अगर इफेक्टिवली पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये लिखते हो ना, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो Q इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये कैपिटल V कर लेते हैं ना। तो ये वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। यानी जो चार्ज पार्टिकल थे वो क्या करेंगे, आपस में वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, उनके बीच का कोलिजन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब मैं इसको बिल्कुल सीधा सा तरीका बताता हूँ बच्चों कि किस तरीके से ये सारी चीज होती है। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने लाइव ही देखा होगा, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लो अभी का तो सीनियर मुझे पता नहीं, जैसे हम लोग पहले जब अपने पास में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ दर्शन करने जाते थे तो आपने देखा है
कि उनके दर्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है ना, पर्टिकुलर टाइमिंग होता है और उसके बीच में वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी रहती है, जो कि अभी फिलहाल जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से उन्होंने बंद कर रखा है। तो मैंने एक जो चीज़ सिनेरियो देखा है उसी से आपको कनेक्ट करता हुआ बता रहा हूँ, और आप लोगों ने भी देखा होगा, चाहे आप कोई से भी जगह पे दर्शन वगैरह करने गए होंगे तो आपने एक चीज़ देखा होगा, जैसे मान लो कि आप लोगों का जो टाइमिंग है वो दिन के 4 बजे का है। क्या है? दिन के 4 बजे का टाइमिंग है दर्शन करने का, ठीक है। और आप लोग पहुंच गए और आपने देखा होगा आप अकेले तो खड़े होते नहीं हो, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके पहले भी कोई ना कोई आया हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप फर्स्ट वहाँ पे जस्ट आप ही हो पहले। तो क्या हुआ कि आपने देखा था कि पहले भी लोग खड़े हुए थे, आप भी आ गए, ठीक है। तो ये टाइम है 3:45 बजे तक का। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे वहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ इसके अंदर वो सिनेरियो कैसे होता है। When we reached 3:30, हमने 3:30 पे वहाँ पे अराइव हुए, तो हमने देखा केवल 10-15 लोग ही थे वहाँ पे, और फिर क्या हुआ, हम लोग भी आ गए। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया 3:35 पे आए तो वहाँ के 15-20 से हो गए वो 30, फिर आगे और हो गया तो वहाँ पे 50 जन हो गए, 5 मिनट और निकले, फिर 15 मिनट निकले तो वहाँ पे ऐसे ही 50-60 जन हो गए, फिर उसके बाद 20 मिनट निकले तो 100 जन हो गए। कंटिन्यूसली आप देखोगे कि अगर ये गेट है ना, तो गेट के आगे लोग जो थे वो क्या है कि बढ़ते जा रहे हैं। इसको वैसे ही रिलेट करो कि जैसे जैसे अपन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब अपने लिए वो टाइम जब पास आता जा रहा है, लोगों की भीड़ वहाँ पे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पर बिफोर बाइसिंग की कंडीशन बताता हूँ। जैसे आप लोग अराइव भी हो गए तो आप लोग क्या होंगे कि जो भी कोने वाली जगह होगी उसके अंदर आराम से रिलैक्स होके खड़े हो जाओगे कि यार ठीक है अभी आने दो, खड़े रहने दो, क्या है। लोग आराम से अपने सेपरेट, जरूरी नहीं टच होके खड़े होंगे, आराम से कहीं पे टिक के खड़े रहते हैं। कोई लोग आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं कि तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ऐसे सारे सिनेरियो रहते हैं। तो ये समझ लो बिफोर बायसिंग की कंडीशन है। जैसे ही आपने बायस किया, बायस करने का मतलब जैसे 3:55 का टाइम आया, कितने का? 3:55 का। 4 बजे दर्शन के गेट खुलेंगे, 3:55 का टाइम आया, सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर बिल्कुल सीध में और एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होता है? आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप वो बढ़ नहीं रहे हो, खुद नहीं बढ़ रहे हो, आपको कौन कर रहा है? आगे पीछे वाले चार्जेस, यानी पीछे वाले लोग पुश करके आपको आगे लेके जा रहे हैं। जो सेपरेशन आपकी 20 फीट पे थी गेट से, वो अपने आप 10 फीट पे हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से जो सेपरेशन है ना, आपको लग गया है कि 3:55 टाइम हो गया, सब लोग अपने आप। अब क्या हुआ, पीछे वाले जितने भी लोग थे वो आप लोगों को आगे की तरफ पुश करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप हल्के हल्के आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, 3:55 हुआ, 3:56 हुआ, 3:57 हुआ। जैसे टाइम पास आता जाएगा आप अपने आप ऐसा पुश महसूस करोगे कि वो आपको आगे की तरफ धकेल रहे हैं। ठीक है, वो एनर्जी क्यों आई? क्योंकि वो टाइम पास आता जा रहा है। वैसे ही क्या होता है बच्चों, यहाँ पे भी जैसे ही हम अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, तो अप्लाइड वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ तो बढ़ती जाएगी, साथ के साथ चार्जेस की जो वाइब्रेशनल एनर्जी ना वो भी बढ़ती जा रही है। मतलब पहले चार्ज 1 वोल्ट पे हल्का सा ऐसे ही हिल रहा था, अब क्या हुआ कि जैसे चार्ज को आपने एनर्जी ज़्यादा दी तो वो ऐसे हिलने लगे, जिनकी वजह से उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ने लगी। हल्का हल्का उनके बीच में क्या हो रहा है, ये मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, आपने और वोल्टेज को अप्लाई किया तो वहाँ पे क्या हुआ, ऐसा एनर्जी और बढ़ने लगी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि एनर्जी लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब अपन उस घड़ी पे पहुँच चुके हैं जिसके अंदर हमारा जो एनर्जी लेवल है ना, यूँ ऐसे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बढ़ गया। अब क्या हुआ, जैसे ही 4 बजी तो आपने देखा होगा उन सब जैसे ही वहाँ के जो डोर वाले हैं उनको लगता है कि इनका पेशेंस लेवल जा चुका है, तो वो क्या करते हैं, एकदम से गेट खोलते हैं। गेट खोलते हैं तो आप क्या होते हैं, आप जाते नहीं हो, आप ले जाए जाते हो। आप आगे नहीं जाते, आप क्या होते हो, ले जाए जाते हो। और ले जाए जाने की वजह से क्या होता है, कब आप गेट को क्रॉस करके चले गए आपको पता ही नहीं लगा। तो उसके पहले का सिनेरियो क्या था कि जब तक आप लोगों ने रिवर्स बायस कंडीशन में वो वोल्टेज अप्लाइड नहीं किया था कि उसके होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रहती। जैसे आपने देखा होगा वो गेट है, आप सबकी भीड़ वहां लगी रहती है, अगर पर उस पर ज्यादा फोर्स लगने लग जाएगा तो उनको गेट खोलना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज गेट टूटने के चांसेस होते हैं। तो वहां पे अगर आपने इतना एनर्जी लेवल बढ़ा दिया
कि वो आपको दिख गया कि अब ये रुक नहीं सकते तो गेट खोल देते। वैसे ही इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाते हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, जिनकी वजह से आपस में उनके बीच में कोलिजन बढ़ते जाते हैं। अब क्या होता है, वी अप्लाइड को मैंने किया 10 वोल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया सर आप यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना ज़्यादा अमाउंट में क्यों बढ़ाते जा रहे हो? क्योंकि बेटा यहाँ पे होल्ड करने की डायोड की जो कैपेसिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे अगर मैंने इतना किया तो काइनेटिक एनर्जी और अमाउंट में हो जाएगी। फिर वी अप्लाइड को मैंने किया 20 वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा अमाउंट में हो चुकी है। पर सिलिकॉन के लिए क्या होता है, जैसे ही 25 वोल्ट आप करोगे, कितना करोगे, 25 वोल्ट, ये ध्यान में रखें। सिलिकॉन के लिए जो रिवर्स बायस वोल्टेज जो होता है ना बच्चों, वो कितना होता है, 25 वोल्ट। तो जैसे ही वो करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, चार्जेस के पास इतने अमाउंट में एनर्जी आ जाती है कि वो उसको होल्ड ही नहीं कर पाते, और जब होल्ड ही नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा पुश लग रहा होता है इन पे, एकदम से क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट का फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे डिप्लीट, भाई आपस में एक दूसरे के बीच में जो कोलिजन है वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, इनके बीच की जो एनर्जी लेवल है वो इतना बढ़ जाता है कि अब ये डिप्लीशन लेयर क्या होती है कि इनकी एनर्जी के वजह से टूट जाती है। और जैसे ही ये डिप्लीशन लेयर टूट जाती है तो एकदम से क्या होता है, वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट वहां पे फ्लो करना स्टार्ट करती है। तो उसे अपन बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। किसे क्या बोलते हैं अपन, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन का मतलब एक ऐसा वोल्टेज जहां पे डिप्लीशन लेयर पूरी तरीके से फिनिश हो जाती है, टूट जाती है, वो वोल्टेज जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है बच्चों। तो मैं वापस से बताता हूं, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि बिफोर बायसिंग वाली कंडीशन देखी, फिर हमने क्या किया, इसको रिवर्स बायस किया, है ना। रिवर्स बायस के लिए क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है। तो कर दिया भैया, देखो पी टाइप को एन से और एन टाइप को पी से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव बन गया, ये वाला नेगेटिव बन गया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो अट्रैक्शन होता है किसका, नेगेटिव का, और नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्शन होता है किधर, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होने की वजह से ये डिप्लीशन लेयर को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। और हमने ये देखा कि जब हम इसके यहाँ पे केवीएल अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं बच्चों, केवीएल अप्लाई करते हैं, तो केवीएल अप्लाई करने से नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो हम देखते हैं वो आता है वी अप्लाइड प्लस वी बायसिंग। अब जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाओगे डिप्लीशन लेयर की विड्थ उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पर मैंने एक चीज कहा कि जितना ज्यादा अपन अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी उसी अमाउंट में क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। जैसे वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv², तो चार्जेस के बीच की जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाने की वजह से उनके बीच का जो कोलिजन है ना वो भी बढ़ता जाता है। और कोलिजन, अब देखो चार्जेस मूव कर रहे हैं, इसका मतलब बिफोर ब्रेकडाउन भी हल्की सी अमाउंट की करंट आती है, पर जैसे ही हम 25 वोल्ट पे पहुंचे सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए, ये देखो V ऑफ SI ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ये होता है 25 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है 35 वोल्ट। तो जब मेरे से पूछा जाए कि 25 वोल्ट तक क्या कर रहा होगा, तो 25 वोल्ट तक तो वो किसकी तरह काम करता है, ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जब अपन इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ये अपना हो गया अप्लाइड वोल्टेज और ये हमारी करंट। तो जैसे ही आपने वोल्टेज को हल्का सा बढ़ाया तो वहां चार्जेस के मूवमेंट की वजह से करंट हल्की सी आना स्टार्ट होती है, ये ऐसे, ये स्ट्रेट नहीं बनाएंगे, हल्का सा, क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है ना, तो थोड़े से अमाउंट में बनाना है, पर ऐसे थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। ठीक है, पर जैसे ही वोल्टेज जो हमारा आया, जैसे ही वो वोल्टेज हमारा आया कितना, 25 वोल्ट पे सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए जैसे ये 35 वोल्ट आया, तो क्या हुआ, एकदम से ब्रेकडाउन हो गया, हाई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये होता है बच्चों रिवर्स बायस। क्या होता है, रिवर्स बायस। अब देखो मेरे से पूछा जाए कि ये जो रीजन होता है इसमें तो डायोड किसकी तरह ओपन करता है, ओपन सर्किट। स्पेसिफाई हो या ना हो,
स्पेसिफाई हो या ना हो, हमेशा हमारे को डायोड को अगर बोला जाए कि रिवर्स बायस कंडीशन में है तो रिवर्स बायस कंडीशन में वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ओपन सर्किट की तरह। पर जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। मतलब ब्रेकडाउन होने के बाद उसमें क्या हो चुका है, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गई। जैसे मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ बच्चों, ये है ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है और मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया 20 वोल्ट और ये 10। अब मुझे पता है ये बोल दिया कि सिलिकॉन है, क्या बोल दिया, सिलिकॉन है। तो अब मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि भैया सर ने हमारे को बताया था कि ये पी टर्मिनल होता है और ये एन टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव टू पी कनेक्टेड है और यहाँ पे P2 नेगेटिव कनेक्टेड है। इसका मतलब ये क्या हो चुका है, रिवर्स बायस कंडीशन, रिवर्स बायस्ड कंडीशन क्या हो चुका है, रिवर्स बायस कंडीशन है। और जब रिवर्स बायस कंडीशन है तो रिवर्स बायस में ये किसकी तरह एक्ट करेगा, रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। तो मेरे से अगर पूछा जाए कि आई बताओ तो भैया मैं किस बिना सोचे समझे क्या लिखूंगा, 0। कारण इसके पीछे, क्योंकि जब रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट हो चुका है, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट हो चुका है तो इसका मतलब करंट, सर्किट तो क्लोज है ही नहीं तो करंट फ्लो करने के चांसेस नहीं है। अब आप सोचेंगे कि डायोड को सर फॉरवर्ड बायस से यूज करना ज्यादा सही है या रिवर्स बायस में। तो देखो बच्चों, ज्यादातर एप्लीकेशन जो डायोड के होते हैं ना वो हमेशा होते हैं रिवर्स बायस के। कारण इसके पीछे एक इतनी सी छोटी सी डिवाइस जिसने 25 वोल्ट को होल्ड कर लिया, एक इतनी सी डिवाइस जिसने 25 वोल्ट को होल्ड कर लिया। ये तो मैं बहुत बड़ा बता रहा हूँ, इसमें तो जाने कितने डायोड आ जाएंगे साइज के अंदर अगर आप देखोगे। क्योंकि आप सोचो आपके मोबाइल फोन में जो माइक्रो सर्किट लगे होते हैं ना उसमें डायोड और ट्रांजिस्टर होते हैं। उस इतनी सी डिवाइस ने 25 वोल्ट तक होल्ड कर लिया तो इसका मतलब आप सोचो कि रिवर्स बायस में यूज करना सही है कि फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में तो अपन किसी में भी यूज कर सकते हैं, पर भाई फॉरवर्ड बायस में देखो स्विचिंग एप्लीकेशन में डायोड का यूज होता है। कैसे यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। आजकल आपने देखा होगा, पहले तो हमारे को टॉर्च वगैरह के लिए भी आप देखते थे कि वो सेल वगैरह लाते थे जिसके अंदर क्या होता था, लेंस वगैरह यूज करते थे। पर आजकल आपने देखा होगा एलईडीज आती है, वो एलईडी के अंदर छोटे छोटे व्हाइट कलर लगे रहते हैं। वो व्हाइट कलर के जो होते हैं डायोड, वो देखो आपने देखा होगा जो बाहर अगर आप देखोगे तो कम वोल्टेज पे भी ऑपरेट हो जाते हैं, मतलब आप उनको सेल से भी चला सकते हो। कारण उसके पीछे आपको तो 0.7 वोल्ट से ही तो क्रॉस करवाना है और 2 सेल अगर सीरीज में लगा दिए तो मान लो 0.5 का एक सेल था तो 2 सेल हो गए सीरीज में लगने से कितने का, 1 वोल्ट का। अब 0.7 तो क्रॉस हो गया, इसका मतलब वो तो फॉरवर्ड बायस हो गया, यानी डायोड क्या हो जाएगा, चल जाएगा। डायोड के इस्तेमाल करने से, किसके, डायोड के इस्तेमाल करने से हमारे स्विचिंग लॉसेस बहुत कम हो चुके हैं। आप लोगों ने आजकल एड वगैरह भी देखे होंगे बच्चों, जिसके अंदर ऐसा कहते हैं कि आप हमारा ये वाला स्विच यूज करो जिससे करंट भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, आजकल के जितने भी स्विचेस आ रहे हैं ना वो किस पे आते जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे। पहले के अगर आप लोगों ने स्विच वगैरह देखे होंगे तो काले कलर के आते थे। अगर आप लोगों ने आपके नाना वगैरह के पुराने घर में अगर देखे हो तो काले कलर के स्विच होते थे जो अपने आप पे बाहर की तरफ निकले रहते थे और फिर उसको ऊपर नीचे करना थे, है ना। तो उसमें आप देखोगे ऊपर करोगे तो भी करंट वगैरह का जैसा आपको एहसास हो जाएगा। आजकल के में क्या होता है कि प्लास्टिक आप यूज कर रहे हो, साथ के साथ प्लास्टिक नहीं कहेंगे, फाइबर यूज करते हैं और उसके अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज कर रहे हो। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे स्विचिंग लॉस, जब आप बटन बंद चालू करते हो तो वहां पे क्या हो रहा था कि अपन पहले कंडक्टिंग मटेरियल यूज करते थे जिसकी वजह से हीटिंग की वजह से वो कभी कभी फ्यूज हो जाते थे। आजकल तो ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं होता क्योंकि स्विचिंग डिवाइसेस अपनी क्या है, सेमीकंडक्टर, जिसको कम वोल्टेज पे आप ऑपरेट कर सकते हो, जिसकी वजह से वहाँ पावर लॉस बहुत कम होता है। तो अपन ज़्यादातर इस पे भी शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं आपसे कहूँ कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस अपन ने डील कर लिया, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस अपन ने डील कर लिया। तो अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, मैं दोनों को एक साथ बना रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बनाते हैं अपन फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स और थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान से समझे बात को। चलो, ये आई, ये V। फॉरवर्ड बायस के अंदर अपन क्या करते हैं,
फॉरवर्ड बायस के अंदर अपन करते हैं बच्चों कि सबसे पहले इधर वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि आपका जब अप्लाइड वो, अब ये नेगेटिव साइड में थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों बनाते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर इधर वाली डायरेक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन मान रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन की जो करंट और वोल्टेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस। तो अपन क्या कर रहे हैं, जब वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे 0.7 से जैसे ही आपने ज़्यादा किया है ना, तो 0.7 से ज़्यादा, वैसे तो जीरो नहीं आता है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, पर अपन हल्का सा और फिर यूँ ऐसे अमाउंट, तो ये जो वोल्टेज होता है वो होता है कट ऑफ वोल्टेज या फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जिसे आप कह सकते हो, है ना, जहाँ पे 0.7 वोल्टेज होता है फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या होता है, यही चीज कि आप वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे हो, हाई अमाउंट, करंट तो फ्लो नहीं कर रही, बहुत कम है, फिर जैसे ही आपने ज़्यादा किया, कितना, V इज इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज पे लेके गए, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना, SI के लिए तो 25 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 35 वोल्ट, और यहाँ पे 0.7 तो SI के लिए, और जर्मेनियम के लिए अगर बात करें तो 0.3। तो जब जर्मेनियम के लिए आप लेके जा रहे हो, सिलिकॉन के लिए ये सारी चीज़ें देख रहे हो, तो यही आता है। तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आप बना रहे हो, इसे तो अपन बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये क्या हो गया, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना बच्चों, ये वोल्टेज में चेंज बहुत कम है, जिसकी वजह से करंट में चेंज, आप देखो करंट में चेंज डेल्टा आई ज़्यादा है और डेल्टा वी कम है, मतलब कम वोल्टेज में आपको हाई अमाउंट की करंट मिल रही है। अगर मैं यहाँ कहूँ इन फॉरवर्ड बायस में, हर एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, इन फॉरवर्ड बायस डेल्टा वी कम पे देख रहे हैं अपन, मतलब कम वोल्टेज पे देखो डेल्टा वी कम है और डेल्टा आई ज़्यादा है। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस की जब मैं बात करूँगा तो वो R तो यही होगा ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, भाई V अपॉन आई का रेशो है तो रेजिस्टेंस होता है। तो मुझे पता है ये कम है तो, और करंट ज़्यादा यानी वेरी लेस, यानी फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस जो होता है ना बहुत स्मॉल, बहुत कम आता है ना। पर जब मैं बात करूंगा इन रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस में देखो वोल्टेज के अंदर मैं यहां से यहां तक के अंदर देख रहा हूं डेल्टा वी, और यहां पे जो करंट है वो तो बहुत कम आ रही है, डेल्टा आई जो आ रही है वो बहुत कम आ रही है, हल्के से अमाउंट में। देखो आप ऐसे ही ये आ रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा उससे बनाऊं तो ये डेल्टा वी है और ये क्या है, डेल्टा आई। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ डेल्टा आई तो बहुत कम है और डेल्टा वी क्या है, बहुत ज़्यादा। और आप वैसे भी समझ लो ना यार, यहाँ पे ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट का आर तो वैसे ही कम होना है। यहाँ पे ये क्या है, ओपन सर्किट है, तो उसका आर जो है वो तो वैसे ही ज़्यादा होना है। पर अगर मैं आर निकालूंगा तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई करोगे, वी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, तो इसका मतलब आर जो आता है ना वेरी हाई आता है बच्चों। तो आप ऐसे समझ लेना, ये तो पॉइंट में पॉइंट मिली के अंदर आता होगा, और ये क्या होता है 10⁶ के ऑर्डर का पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो करंट इस टाइम पे फ्लो कर रही होती है ना वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। रिवर्स बायस में जब ये ब्रेकडाउन नहीं होता, उसके पहले जो करंट फ्लो कर रही होती है ना वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है, और वोल्टेज आप इंक्रीज कर रहे हो वोल्ट के अंदर, तो जब डिवाइड करोगे तो 10⁶ के ऑर्डर का आएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस रिवर्स बायस में क्या होता है 10⁶। इतनी छोटी सी डिवाइस का रेजिस्टेंस आपने अपने हिसाब से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अब आप सोचते होंगे कि सर ये ऐसे कैसे होता है। तो ये सारी चीजें होती है बेटा, जैसे आप लोगों ने आजकल डेकोरेशन में लाइट वगैरह देखी ना, तो जैसे मान लो एक साथ येलो हुई, फिर एक साथ वाइट हो गई, फिर एक साथ, उसमें क्या होते हैं सब अलग अलग कलर के डायोड लगे रहते हैं। तो व्हाइट वाले एक साथ फॉरवर्ड हो रहे होते हैं, बाकी सब क्या हो रहे होते हैं उस टाइम पे रिवर्स।
फिर मान लो ग्रीन हो गई, तो ग्रीन होते हैं फिर क्या हो जाएगा कि ग्रीन वाले फॉरवर्ड हो रहे हैं, बाकी सब क्या हो रहे हैं, रिवर्स। तो उस तरीके का सीनेरियो हो रहा होता है। जो रिवर्स वायस हो रहे होंगे वो तो क्या हो रहे होंगे, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो ऑपरेट नहीं हो रहे होते हैं। और जो फॉरवर्ड बायस हो रहे होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो ऑपरेट हो रहे होते हैं और बाकी रिवर्स वाले नहीं होते हैं। तो ये अपना IV कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया जब PN जंक्शन की बायसिंग की जाती है। अब क्या होता है बच्चों, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि डायोड एज ए रिवर्स बायस्ड, मतलब क्या है, डायोड के ज़्यादा एप्लीकेशन जो है ना वो रिवर्स बायस में होते हैं, क्योंकि हम डायोड की ज़्यादा प्रेफरेंस जो रखते हैं वो हमेशा किस में रखते हैं, रिवर्स बायस में। कारण उसके पीछे, उसमें आप रिवर्स बायस को अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे सिलिकॉन के लिए 25 वोल्ट था, पर आप चाहो तो उसको जल्दी ला सकते हो। जैसे अगर मान लो सिलिकॉन के लिए 25 वोल्ट था पर उसको लेट भी ला सकते हो। तो लेट और जल्दी लाने का जो तरीका होता है ना, उनको अपन बोलते हैं एवेलेंची एंड जीनर ब्रेकडाउन। अब देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ये नोट्स के अंदर क्या पता शायद नहीं होगा, पर मैं इसको थोड़ा एक स्पेसिफाई करके बताता हूं, चीज़ों को समझना आप, है ना। मैं आपसे कहूं कि जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच में क्या डिफरेंस है। जीनर का मतलब तो हो गया जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन का मतलब तो होता है बच्चों की चार्जेस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देना। चार्ज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, चार्ज की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हो, इंक्रीज। एवलांची का मतलब क्या होता है, एवलांची ब्रेकडाउन। तो एवलांची ब्रेकडाउन का मतलब क्या हो गया, चार्ज कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, चार्ज की कंसंट्रेशन को कम कर देना। अब जैसे मैं आपको एक सीधा सा हिसाब बताता हूं। मान लो बच्चों हमारे पास सिंपल के अंदर, इन सिंपल PN जंक्शन कितने चार्जेस के चार्ज कैरियर थे, 100 चार्ज कैरियर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो आ रहा था, ब्रेकडाउन जो आ रहा था वो कितने पे आ रहा था, 25 वोल्ट पे। सिलिकॉन के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे बताओ एनर्जी कितनी हुई। एनर्जी की बात करें तो 100 × 25 जितने भी चार्ज थे मान लेते हैं अपन, तो ये जूल के अंदर आ गया ना भाई। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पे ये क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन हो रहा था। आप ये तो करोगे भाई 100 चार्जेस थे, उस पे एक पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो भी था अपन ने रख दिया इनटू वोल्ट, तो Q × V कर दिया, तो इतनी एनर्जी पे वहां पे क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन हो रहा था। अब बात समझना, मैंने जीनर ब्रेकडाउन के अंदर, ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ, जीनर ब्रेकडाउन के अंदर अगर मैंने चार्जेस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा, लेट कंसंट्रेशन जो हो गई, कंसंट्रेशन कितनी, 150 चार्ज कर दी मैंने, मतलब चार्ज कैरियर्स को बढ़ा दिया कितना, 150 पे, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं अगर आपसे कहूं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर कहूं तो वो कितना है, V। तो मेरे को अगर ये V निकालना होगा तो क्या करेंगे भाई, एनर्जी तो वो की वही है ना ब्रेकडाउन करने के लिए। तो मैं अगर यहां निकालूंगा तो क्या है कि 1500 × E × V, सॉरी 150 × E × V, ये हमारी एनर्जी है। और होनी कितनी चाहिए ब्रेकडाउन के लिए, 100 × 25 × E। तो ये E से E कैंसिल, ये इससे कैंसिल। देखो V की वैल्यू क्या आ गई, 250/15 आई कि नहीं आई। इसको 50/3 कर दें, सही हुआ ना, 50/3। अब 50/3 का मतलब कितना आ गया, 16, ऑलमोस्ट 16.66 वोल्ट आया। यानी अगर आप चार्जेस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हो, क्या करते हो, चार्जेस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हो, और चार्ज की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से वहां आप देखोगे कि जो वोल्टेज आपको रिक्वायर्ड था वो पहले ही आ जाएगा। मतलब अगर आपका ब्रेकडाउन पहले हो जाता है तो वो वाला ब्रेकडाउन क्या कहलाता है, जीनर ब्रेकडाउन। बात समझ में आ गई बच्चों।
अगर हमारे से ये बोला जाए कि जीनर ब्रेकडाउन का मीनिंग क्या होता है, तो हम ये कहेंगे जब भी किसी सिंपल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर हमने अगर चार्जेस की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो चार्जेस की कंसंट्रेशन को बढ़ाने की वजह से जब हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे रिवर्स बायस के अंदर, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो जो एनर्जी लेवल चार्जेस का बाद में आना चाहिए था, वो एनर्जी लेवल कम वोल्टेज पे आ जाता है, क्योंकि चार्जेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा पहले आ रहा था उससे पहले ही डायोड का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन। उस ब्रेकडाउन को क्या बोला जाता है, जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, चार्ज की कंसंट्रेशन को कम करते हैं। तो लेट कंसंट्रेशन कितनी है, 50 कर दी भाई मैंने, क्या करी, 50। अब मुझे बताओ, चार्ज की कंसंट्रेशन 50 कर दी तो ब्रेकडाउन कितना हो गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो आएगा वो V मान लेते हैं। तो अब आप क्या लिखोगे कि 50 इंटू E इंटू वी इज इक्वल टू 100 E इंटू 25, यही तो करोगे। E से E कैंसिल, ये से 2 बार कैंसिल, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 100 वोल्ट, सॉरी 50 वोल्ट है ना, गलत हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 50 वोल्ट। अब क्या सीखा इससे कि अवलांची ब्रेकडाउन के अंदर क्या होता है, जब कभी भी हम चार्जेस की कंसंट्रेशन को, जब कभी भी चार्जेस की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं बच्चों, किसको, चार्जेस की कंसंट्रेशन को अगर हम कम कर देते हैं तो क्या होता है, जब हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर, तो जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं चार्जेस की एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, पर चार्ज की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वो जो एनर्जी लेवल आना चाहिए था वो ज़्यादा वोल्टेज पे आता है, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाता है। वो वाला ब्रेकडाउन क्या कहलाता है, एवलांची। अब अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि ये जैसे ब्रेकडाउन का ग्राफ दे रखा है ना, तो ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन बात कर रहे हैं, केवल ये रिवर्स बायस कंडीशन पे ही है वैलिड। तो अब ध्यान से समझना मैं क्या चीज कहना चाहता हूं। अगर ग्राफ बनाते हुए अगर मैंने ये बना दिया और मैंने एक ये बना दिया, तो भैया ये तो होता है एवलांची ब्रेकडाउन, ये रेड कलर में जो दिख रहा है ना ब्रेकडाउन, और यहां पे ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है ना वो क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन। बात थोड़ी क्लियरली समझना, ये तो सिंपल डायोड है, सिंपल डायोड है ना। जीनर ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ कि ब्रेकडाउन से वोल्टेज से पहले ही अगर आपका डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है तो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज जीनर ब्रेकडाउन। और अगर, क्योंकि आपने चार्जेस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, और अगर आपने चार्जेस की कंसंट्रेशन को कम करके जो ब्रेकडाउन आपका होना चाहिए था, अगर वही ब्रेकडाउन वोल्टेज आप इंक्रीज कर देते हो, तो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज, कौन सी कंडीशन कहलाएगी भैया, वो कंडीशन हमारी कहलाती है एवलांची। क्या कहलाती है, एवलांची ब्रेकडाउन। ठीक है ना, तो ये एवलांची ब्रेकडाउन हो चुका है। अब ये तो हमने सर समझ लिया कि जीनर ब्रेकडाउन, एवलांची ब्रेकडाउन क्या होता है, ये मैंने बिल्कुल सीधे तरीके से बताया बच्चों, बिल्कुल सीधे तरीके से। ठीक है, अब अपन देखते हैं, ये तो अपन ने ब्रेकडाउन देखा, चीजें समझी। अब मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन से पहले ये चीजें क्लियर करता हूं कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस से क्या डिफरेंसेस आता है। जैसे मान लो, ध्यान से समझना बच्चों, मेरे से बोला जाए कि ये एक डायोड और एक ये डायोड, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये बोल दिया सिलिकॉन है, ये बोल दिया जर्मेनियम है, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है ना। अब आपसे बोल दिया, क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट, करंट सर्किट के अंदर क्या होगी, ये हमारे से बात की गई है ना। अब थोड़ा समझना, चीज़ों को ध्यान से सीखना बच्चों की क्या बोला है। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करने जाऊँगा तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि सर ने सिखाया था कि पहले तो ये चेक करो विच डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस एंड विच डायोड इज इन रिवर्स बायस। तो ये प्लस है भैया, तो ये आ गया प्लस। तो अगर मैं ये कहूँ ये तो P और ये N,
ये N और ये P, समझ गए ना भाई। जिधर की तरफ ये वाली टॉपी होती है तो पॉजिटिव की और ये नेगेटिव, तो मुझे दिख रहा है ये नेगेटिव। अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव एंड। मुझे बताओ P to P कनेक्टेड है और यहां पे देखूं तो P to N कनेक्टेड है, यानी ये तो क्या हो चुका है भाई, फॉरवर्ड बायस, और ये क्या हो चुका है, रिवर्स बायस। अब सर ने क्या चीज बताई थी, सर ने ये बताई थी कि जब फॉरवर्ड बायस के अंदर डायोड स्पेसिफाई कर रखा है, जब भी फॉरवर्ड बायस के अंदर डायोड स्पेसिफाई कर रखा है तो उसको हटाओ और एक बैटरी बनाओ, और रिवर्स बायस में तो ओपन सर्किट कर दो। सीधा सा हिसाब बताया था ना। और यहाँ पे ये और ये और ये हमारा, ये मैंने इसलिए बताया, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने कॉपी के अंदर तो चार्जेस अलग तरीके से बता रखे हैं बीच में इकट्ठा होने के कारण। उसके पीछे ये है बच्चों, मैं ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत इजी होगी। वहां आप भूल जाओगे कि मेरे को बैटरी कैसे बनानी चाहिए। अब आप सोचो यहाँ पे क्या ये 0.7 वोल्ट बनेगी, क्योंकि सिलिकॉन है, ये ओपन सर्किट है, ये कितना है 10 वोल्ट है, ये 2 है। अब मैं जब KVL लगाऊंगा तो V कितना आएगा, 10 माइनस 0.7 आएगा कि नहीं आएगा, और डिवाइड बाय 4 आएगा, यही तो हमारी करंट आएगी। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 9.3/4, कितना आ गया 2.4 और कितना 2, इतनी एम्पियर के हमारे क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अंदर ये कंडीशन का डिफरेंस आता है। और देखो मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ। देखो ये रिवर्स बायस हो चुका है जर्मेनियम का, क्या हो चुका है, रिवर्स बायस हो चुका है। पर अब आप यूँ कहोगे कि जैसे किसी के दिमाग में यूँ आता है कि सर अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 40 वोल्ट कर देता तो क्या करते भाई। तो 40 वोल्ट में सर ये इसका भी तो ब्रेकडाउन हो चुका है और इसका भी हो चुका है, फिर अपन किसको यूज करेंगे। तो भैया देखो कम वोल्टेज पे समझो, प्रेफरेंस हमेशा किसकी आएगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट किया, ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको कहूं कि ये वाला डायोड है और एक ये वाला डायोड है, ये वाला तो है सीधे सीधे दिख रहा है, ये फॉरवर्ड है, और ये क्या है, रिवर्स बायस। तो जब आप बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज करने पे रिवर्स बायस की 35 वोल्ट की कंडीशन, क्योंकि जर्मेनियम है ना, तो जर्मेनियम में तो 35 वोल्ट की कंडीशन तो बाद में आनी है। उसके पहले तो ये फॉरवर्ड बायस के लिए सिलिकॉन जो होता है वो 0.7 पहले आ जाएगा ना, यानी जब ऐसी कंडीशन होगी तो रिवर्स बायस में इसको तो ओपन ही करेंगे और इसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट ही करेंगे। मतलब अगर मैंने यहाँ 40 वोल्ट भी दे दिया तो आपका आंसर कैसे होगा कि ऊपर वाले के लिए तो मैं बैटरी ऐसे बनाऊंगा, नीचे वाले को ओपन सर्किट कर दूंगा, और यहाँ पे ये और ये और ये, यहाँ 40, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और ये 0.7 ही होगा, ये ध्यान में रखें। क्यों, क्योंकि जो फॉरवर्ड बायस वाली कंडीशन में वो कम वोल्टेज पे आएगी, और एक बार अगर ऊपर वाला शॉर्ट सर्किट यानी वो फॉरवर्ड बायस हो चुका है तो नीचे वाले के रिवर्स बायस की हमारे को जरूरत ही नहीं रहेगी। और उसी का मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। देखो इसमें तो करंट निकल जाएगी ना, आई क्या जाएगा 40 माइनस 0.7/4, जो भी आंसर आएगा वो अपन निकाल लेंगे, है ना। तो ये तरीका हो गया। अब देखो इसी का सिमिलर मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये चीज आती है कि 2 डायोड को पैरेलल लगा दिया जाता है, ये तो बाकी रेजिस्टेंस तो एक छला हुआ है कि 2, 3, ये 10, ये बोल दिया जर्मेनियम, ये बोल दिया सिलिकॉन। अब आपसे बोल दिया जाता है कि दोनों डायोड दे रखे हैं और आपसे पूछा जाता है कि आई बताओ, है ना। और उस आई के अंदर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। तो देखो बच्चों मैंने सीधी सी बात बताई है, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से आप ध्यान में रखना। इस वाले में भी मैंने देखा कि ये फॉरवर्ड था, ये रिवर्स था, भले ही वोल्टेज हमारे रिवर्स बायस वोल्टेज से भी ज़्यादा था, पर जब हम क्या करेंगे, व्हेन वी इंक्रीज वोल्टेज फ्रॉम बैटरी के जो वोल्टेज है उससे अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जर्मेनियम विल फॉरवर्ड बायस्ड अर्लियर इन लो वोल्टेज, कम वोल्टेज के अंदर ही जो जर्मेनियम है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और अगर 2 डायोड पैरेलल दे रखे हैं, इफ 2 diodes are parallel and one become FB, then other will not
बी फॉरवर्ड बायस, दूसरा वाला फिर फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, क्योंकि दो, आप सोचो ना, अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो दो पैरेलल बैटरी थोड़ी ना बना सकता हूँ मैं, ये तो बनेगी 0.3 की और ये बनेगी 0.7 की, ये कंडीशन थोड़ी ना हो सकती, ये तो गलत कंडीशन है। अगर दोनों की मैं फॉरवर्ड कंडीशन मानूं, ये तो जर्मेनियम के लिए हो चुका है और ये किसके लिए हो चुका है, सिलिकॉन के लिए हो चुका है। और दो बैटरियों को जिनका ईएमएफ अलग अलग हो, उनको पैरेलल में तो आप कतई नहीं बना सकते हो। इसका मतलब इसका करेक्ट डायग्राम जो होगा, करेक्ट डायग्राम, तो अगर आप बनाओगे तो क्या आएगा, ये जर्मेनियम को कर दो और इस डायोड को ऐसा के ऐसे ही रखो, और यहाँ आ गया 10, यहाँ पे ये 2, ये 3, यहाँ बना दोगे 0.3, यहाँ पे 10। आंसर करंट का क्या आएगा, ये आएगा 10 माइनस 0.3/5 यानी 9.7/5, जो भी आ रहा है 1.94 एम्पियर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? कुल मिला के हमने क्या करा है कि ये चीज़, इन दो एग्जाम्पलों से ये चीज़ सीखी है बच्चों। मैं सामने से हट जाता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने इन दो एग्जाम्पलों से क्या चीज़ समझाई है, इन दो एग्जाम्पलों से बेसिकली मैंने एक ही चीज़ समझाई है कि जब कभी भी अगर हमारे को दो डायोड पैरेलल दे रखे हों, तो पैरेलल दे रखे हो, एक फॉरवर्ड बायस हो, एक रिवर्स बायस हो, और अप्लाइड वोल्टेज भले रिवर्स बायस वोल्ट या ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो, तब भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है सर की, कि सर ने ये चीज़ बताया था कि जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन होती है, जब हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे बैटरी की, तो बैटरी के में वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या होगा, जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है वो जल्दी आ जाएगा, जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है वो जल्दी आ जाएगा, और रिवर्स बायस वोल्टेज जो है वो लेट आएगा। इसलिए एक बार अगर एक डायोड फॉरवर्ड बायस हो चुका है तो दूसरे डायोड की कंडीशन नहीं आएगी। और वैसे ही मैंने दूसरे एग्जांपल के अंदर बताया कि दो डायोड सेम कंडीशन के अंदर हमें अगर बता रखे हैं फॉरवर्ड बायस के अंदर, और एक जर्मेनियम है और एक सिलिकॉन है, तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस होगा कौन, जर्मेनियम वाला। क्यों? क्योंकि वापस से अगर हम बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, तो वोल्टेज को इंक्रीज करने से क्या होता है, वोल्टेज को इंक्रीज करने से ये होता है कि जब 0.3 वाली कंडीशन होगी वो पहले आ जाएगी और जर्मेनियम फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन में क्या बताया, अगर दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं तो दोनों की जगह मुझे बैटरी बनानी पड़ेगी, एक में 0.3 की बनेगी और एक में 0.7 की बनेगी। तो अगर अपने से बोला जाए कि फिर इसमें क्या होगा, तो दो बैटरी जिनका आइडेंटिकल ईएमएफ है उनको पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते हो। जब पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, उस जगह पे केवल जर्मेनियम का ही फॉरवर्ड बायस कंडीशन लेंगे, और यहाँ पे सिलिकॉन की जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन है वो वहाँ पे कंसीडर नहीं की जाएगी। बात समझ में आ गई बच्चों? अब अपन नेक्स्ट देखते हैं डायोड के टाइप। अभी तक तो अपन ने केवल ये देखा कि फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस क्या होता है, रिवर्स बायस में कैसी एप्लीकेशन आती है। अब अपन देखेंगे कि डायोड के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है, अब मैं जैसे जैसे चीज़ें बता रहा हूँ ना बच्चों, वैसे वैसे आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ डायोड की। टाइप ऑफ डायोड, ऐसे तो बहुत सारे डायोड होते हैं यार, है ना, पर हमारे लिए मेनली मैंने कॉपी में तो 4 मेंशन कर रखे हैं, पर वो 4 की जगह केवल 3 ही, और 3 में भी मैं कहूँ अगर क्वेश्चन आते हैं तो केवल अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो वो फोटो डायोड से आ जाता है तो आ जाता है। बाकी 3 डायोड मेन है। जीनर डायोड, अब आप सोचोगे कि सर अभी तो जीनर आपने बताया था ब्रेकडाउन, वो ब्रेकडाउन था बच्चों, डायोड है, दोनों में डिफरेंस रखना। ब्रेकडाउन होगा तो अपन रिवर्स बायस कंडीशन देखेंगे। जीनर डायोड, फिर दूसरा होता है फोटो डायोड, तीसरा होता है एलईडी जिसे बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, आज पता लगा होगा आपको पूरा नाम, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का। और फोर्थ होता है सोलर डायोड, सोलर सेल जो होता है वो, है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ डायोड में। सबसे पहला जो डायोड हमारे पास आ रहा है वो कौन सा डायोड आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास जीनर डायोड। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं जीनर डायोड की।
किसकी चर्चा करते हैं? जीनर डायोड की। पहले तो ये समझ लेना ज़्यादा सही है कि उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। क्या होता है? ये जो आपकी डायरेक्शन की जो डंडी थी ना, उसको क्या करो, थोड़ा यूँ मिला के एक को यूँ घुमा दो, एक को यूँ घुमा दो, मतलब तिरछा कर दो। वही किसकी कंडीशन हो चुकी? जीनर डायोड की। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ठीक है, कि हमेशा जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा वो इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर अपन बात करें तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन कहाँ रखता है? इट इज़ यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ये यूज़ होता है। ठीक है, अब पहले तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ द वोल्टेज रेगुलेशन फिनोमिना। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे ये हमारा फ्रिज हो गया है ना, फ्रिज, इसके ऊपर पहले एक बॉक्स आया करता था, अगर आप लोगों ने देखा हो, जो यहाँ रखा रहता था, है ना, जिस पे एक बीच में मीटर लगा रहता था। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, जो हाई अप्लायंस वाले डिवाइसेस होती है, जैसे एसी वगैरह के अंदर भी आप एक चीज़ देखोगे, उसमें भी आता है बॉक्स वगैरह, जिसके अंदर क्या करते हैं कि वो एक रेगुलेटर लगा के रखते हैं। रेगुलेटर का मतलब क्या हो गया? क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट में फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा आता है। फ्लक्चुएशन का मतलब भाई कंटिन्यूसली वोल्टेज चेंज अप एंड डाउन हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वोल्टेज रिसीव होना चाहिए उसको मेंटेन कैसे करें, तो वो हमारा काम करता है रेगुलेटर का। अब जैसे सपोज करना, जैसे मान लो मेरे पास वोल्टेज जो था वो आ गया कितना, मुझे चाहिए था 100 वोल्ट का, पर कभी ज़्यादा भी आ रहा होगा और कभी कम भी आ रहा होगा। अब आप एक चीज़ समझना, ये बॉक्स यही काम करता था कि जो भी वोल्टेज आता था ना, वो सबसे पहले इसको मिलता था। फ्रिज इन सबको तो बाद में आएगा, सारा जो वोल्टेज मिलेगा वो किसको मिलेगा? इस बॉक्स को मिलेगा। ठीक है, ये बॉक्स जो था वो वोल्टेज रेगुलेटर का काम कर रहा था। किसका? वोल्टेज रेगुलेटर का। क्या होता था कि जैसे मान लो हमें फ्रिज को ऑपरेट करने के लिए चाहिए 100 वोल्ट, समझना ध्यान से, फ्रिज को ऑपरेट करने के लिए कितना चाहिए? 100 वोल्ट। अब 100 वोल्ट के लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहले जितने भी वोल्टेज हमारे पास आ रहे हैं ना, वो सारे वोल्टेज मैं किसको देता हूँ? रेगुलेटर को, ये बॉक्स को। ये वो बॉक्स क्या करेगा? देखेगा कि भैया 100 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, फिर इसने देखा यार 110 आ गया, तो 110 आ गया तो 100 रख लिया, 10 को भेज दिया, 100 रख लिया और 10 को भेज दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 100 वोल्ट पे आपकी डिवाइस परफेक्टली वर्क कर रही थी, इससे ज़्यादा पे वो ख़राब होने के चांसेस है। तो ये रेगुलेटर क्या काम करता है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आता था तो उसको वोल्टेज को लेता था जितना रिक्वायर्ड है, बाकी को हटा देता था, या उस टाइम पे सर्किट को ब्रेक कर देता था, जिसकी वजह से आपने देखा होगा ना आजकल सर्किट तो देखो, सॉरी फॉर द इंटरप्ट, कॉल की वजह से। तो देखो इसमें क्या होता था कि जैसे मान लो कि 100 वोल्ट आया और हमारे को तो पता है कि 100 से ज़्यादा अगर आ गया तो हमारी डिवाइस जो है वो तो वहाँ पे ख़राब हो सकती है। तो वो क्या करता था? स्विच को बंद कर देता था या सर्किट को ओपन कर देता था, जिसकी वजह से वो जो ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है ना, वो उस तक नहीं पहुँच पाता था। ठीक है, और आजकल आपने देखा भी होगा, ऐसे ही मैं बता रहा था, एसी और फ्रिज के अंदर होता है। आपने देखा होगा ना, फ्रिज चल रहा था तो हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, जैसे बंद हो गया तो अपने आप आपकी आवाज़ आना बंद हो जाएगी, फिर वापस अपने आप चालू हो जाता है। रीज़न ऑटो कूलिंग पे होते हैं कि अगर कूलिंग जितनी हो रही है उन पे सेट कर रखा है, जब तक हो रहा है ठीक है, फिर अपने आप वो चालू हो जाते हैं। वैसे ही इसमें भी होता था। आजकल हमने वही बॉक्स को हटा दिया और किसकी जगह यूज़ करने लग गए? जीनर डायोड का। जीनर डायोड को अपन यूज़ करते हैं रिवर्स बायस में। किसमें? रिवर्स बायस में। अब देखो मैं कैसे बताता हूँ। जैसे मान लो बच्चों ये अपना है वोल्टेज के लिए, रिवर्स बायस में कैसे लगाओगे कि ये हमारा जीनर डायोड हो गया। याद रखने का तरीका कि ये नेगेटिव है, ये पी है ना, तो यूँ बना दिए, यूँ बना दिए, और यहाँ पे हम लगा देते हैं हमारा अप्लायंस। ये हमारा फ्रिज हो चुका है। कितना हो चुका है? फ्रिज। अब जैसे समझना, ये 200 ओम है और ये 300 ओम है।
ठीक है। अब हमारे लिए इस पे सेट है क्या कि 25 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से? 25 वोल्ट से। जैसे मैंने यहाँ 40 वोल्ट अप्लाई कर रखा है। कितना अप्लाई कर रखा है? 40 वोल्ट। तो हाँ, अब जैसे मैंने मान लो यहाँ 40 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, तो अपन क्या करेंगे कि ये रिवर्स बायस कंडीशन पे है। किस पे है? रिवर्स बायस कंडीशन पे। तो अब देखना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जीनर डायोड है सिलिकॉन वाला, जिसके लिए 25 वोल्ट क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। अब मुझे बताओ, अभी इनिशियली अगर मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो निकालूं, भाई बिफोर ब्रेकडाउन की बात करें, बिफोर ब्रेकडाउन किसकी तरह? बिफोर ब्रेकडाउन डायोड किसकी तरह एक्ट करता है? डायोड एक्ट एज ए ओपन सर्किट। तो अगर मैं यहां पे बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा भैया? ये आया ऐसे, ये हो गया ओपन सर्किट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो मुझे पता है कि सारी जो करंट है वो 300 ओम या 200 ओम और ये 40। ठीक है, तो करंट कैसे जाएगी? करंट यूं चली जाएगी, ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू जो होगी वो 40/500, यानी कितना आ गया? 2/25 आ गया। कितना आ गया? 2/25। ठीक है। अब अगर मैं वोल्टेज निकालूं, वोल्टेज अक्रॉस फ्रिज, चेक करने का तरीका बता रहा हूं बच्चों में कि वो ब्रेकडाउन में है या नहीं है। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा? 300 इंटू 2/25 आया इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो ये आया अपने 12 बार कैंसिल, यानी 24 वोल्ट। आप देखो 24 वोल्ट आ रहा है, और इधर आप देखोगे तो 16 वोल्ट। अपने आप देखोगे कि टोटल कितना आ गया? 40। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, क्या कहूँ कि वोल्टेज V बैटरी जो मैंने अप्लाई करी, बैटरी वो मैंने कर दी भैया 50 वोल्ट की। कितने की कर दी? 50 वोल्ट की। तो अब आप समझना कि डायोड से क्या होगा। जैसे ही मैंने देखा, वापस से मैं मान लेता हूँ कि अभी रिवर्स बायस कंडीशन है, माना है मैंने, ये अभी मुझे पता नहीं है, मैं मान रहा हूँ। तो ये 200 और यहाँ पे 300 और ये 50 वोल्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई की वैल्यू 50/500 यानी 1/10 आ गई। तो अगर मैं वोल्टेज निकालूं तो वोल्टेज अक्रॉस फ्रिज कितना है? मेरे आया कितना? 300 इंटू 1/10, 30 वोल्ट आ गया। मुझे पता था फ्रिज को 25 से ज़्यादा अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो काम मतलब खराब होने के चांसेस है। आपके तो 30 वोल्ट आ गया, 30 वोल्ट आ गया। और आपका जो यहाँ डायोड था वो रिवर्स बायस था। रिवर्स बायस कितने पे होता है? वो 25 पे। यहाँ सोचो कि ये जो डायोड था ना, वो डायोड क्या था? डायोड के लिए रिवर्स बायस वोल्टेज जो है वो कितना है? 25 वोल्ट। ये 30 वोल्ट आ चुका है। इसका मतलब क्या? ये ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन ऑफ कितना? ऑफ जीनर डायोड अकर। चेक करने का तरीका ये है, मतलब आपकी डिवाइस को इसने खराब होने से बचा लिया। 25 से ज़्यादा था, 25 से ज़्यादा होते ही सारे का भाई ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। नाउ जीनर डायोड विल बिकम शॉर्ट सर्किट। अब जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो अब सर्किट कैसा बनेगा? ये ऐसा बन चुका है। ये यहाँ पे तो ये, और ये आपके फ्रिज, और सारी जो करंट है वो किधर से होके जाएगी? यूँ गई 200, ये हो गया 50, और यहाँ पे जो करंट होगी वो ऐसे के ऐसे चली जाएगी। तो आई की वैल्यू अपन लिखेंगे 50/200 यानी 1/4 एम्पियर। यानी अब सर्किट में उस टाइम पे जब ब्रेकडाउन हो रहा होगा तो ये करंट, तो इसमें तो कोई करंट नहीं गई ना। इसका मतलब आपका जो डिवाइस है वो खराब होने से क्या हो चुका है? बच गया है। आपकी जो डिवाइस है वो खराब होने से बच चुकी है। इसलिए जीनर डायोड को अपन किसकी तरह यूज़ करते हैं? एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। तो ध्यान से समझो बच्चों, फिर से मैंने आप लोगों को एक चीज़ जो यहाँ पे क्लियर करी वो क्या है। सबसे पहला काम ये जो मैं समझाने के लिए बता रहा था, मैं फिर से बता देता हूँ। जीनर डायोड को अपन यूज़ करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। पहले क्या होता था कि किसी भी वोल्ट अप्लायंस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ एक पहले से ही रेगुलेटर आता था। क्या आता था? एक रेगुलेटर पहले आता था जो बॉक्स के शेप में होता था। और वो क्या होता था कि बॉक्स के शेप में होने की वजह से उसका मेन काम क्या होता था कि जैसे ही जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो आ रहा है तब तक तो ठीक है,
पर अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, कम में तो कोई दिक्कत नहीं, कम में तो हर डिवाइस चल जाती है, पर अगर ज़्यादा वोल्टेज अगर उससे आ रहा है और अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो उसमें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो उसमें क्या करता था वो कि स्विच को ओपन कर देता था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वोल्टेज वहाँ तक नहीं जा पाता था, ज़्यादा वोल्टेज जो है वो वहाँ तक नहीं जा पाता था, है ना। तो अब हमने क्या करा कि उसको बॉक्स को हटा के जीनर डायोड उस डिवाइस के पैरेलल में लगा दिया। जीनर डायोड पैरेलल में लगाने से क्या हुआ, ये जो जीनर डायोड है वो किसकी तरह एक्ट करता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। कैसे एक्ट करता है भाई, हमें पता है रिवर्स बायस में यूज़ हो रहा है, कब तक, जब तक इसका जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो नहीं आ जाता। अब देखो ये तो डायोड टू डायोड, अब आप सोचेंगे कि सर फ्रीज में 25 वोल्ट तो बहुत कम हुआ, तो अपन पैरेलल में डायोड लगा देते हैं जिसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो छोड़ो। पर यहाँ पे देखो, मान लो मैंने समझाने के लिए बताया कैसे रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है। जैसे जो वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखा था, आपसे कह दिया कि इसके अक्रॉस 25 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसके अक्रॉस 25 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे, तो भैया आप ऐसे करोगे कि 25 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मैंने इसके क्रॉस वोल्टेज निकाला, चॉइस आया, इसका मतलब सारी करंट इधर से जा रही है, अभी भी ओपन सर्किट है। पर अगर मैंने जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज किया, जैसे मैंने 50 वोल्ट करके देखा, इसके क्रॉस 30 वोल्ट आ गया, यानी ये खराब होने के चांसेस है, तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सारी करंट किसके थ्रू चली जाएगी, जीनर के थ्रू चली जाएगी। सारी करंट किसके थ्रू चली जाएगी, जीनर डायोड के थ्रू। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन से आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन जीनर डायोड का चेंज करके कैसे करते हैं, ये 200, ये 300, ये आपसे बोल दिया 35 15 वोल्ट, ये जीनर डायोड जो लगाया ये 25 है। आपसे बोला जाए कि इसमें I1 और इसमें I2, तो आपको I1 एंड I2 दोनों बतानी है, क्या होगी, क्या बतानी है, I1 और I2 दोनों बतानी है। तो अब इसमें ऐसे समझना बच्चों, जो मैं एग्जाम्पल का तरीका बता रहा हूँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या होगा जब मैं ये सर्किट बनाऊँगा, ये डायोड मैंने बना दिया, जरूरी नहीं वो जीनर बनाए, दूसरा डायोड भी बना सकते हैं, क्योंकि अलग कैपेसिटी होगी तो ये हो ही जाएगा। ये 300 है, ये 200 है, ये 15 इसकी कैपेसिटी, 15 मतलब, अब देखो ऐसे करोगे आप कि यहाँ 0 माना, यहाँ 0, यहाँ 0, 15 वोल्ट इसकी कैपेसिटी दे रखी, इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज प्लस 15 हो चुका है, ये रोक के रखेगा 15 वोल्ट तक। तो मुझे बताओ ये भी 15 वोल्ट होगा, यानी इसके अक्रॉस करंट क्या निकालूंगा, 15 माइनस 0/300, यानी कितना आ गया, 1/20 आया कि नहीं आया, यानी इसमें जो 1/20 एम्पियर करंट जा रही है। अच्छा यहाँ 25 वोल्ट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा करंट, अगर मैं I कहूँ तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 15/200, कितना आ गया 10/20, कितनी आ गई 10/20, यानी कितना आ गया, ये आ गया 1/20 करंट। तो इधर से 1/20 आ रही है, इधर 1/20, यानी I की वैल्यू क्या आ गई 0। तो आप ऐसे कह सकते हो I टोटल तो 1/20, I1 0 और I2 की वैल्यू 1/20। हर केस में ऐसा आए जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, मान लो हमारे को दे दिया यहाँ पे ये 40 वोल्ट है, ये हमारे को दे रखा है 50 है, और ये हमारे को दे दिया 40 है, और ये आपको दे रखा है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो दे रखी है 20 वोल्ट की। तो अब यहाँ कैसे निकालोगे, वापस से वही I टोटल निकालना है, या I1 निकालना है और I2 निकालना है। कैसे करें, 0 0 0, यहाँ क्या करोगे, यहाँ 20, यहाँ 40 और यहाँ भी 20। तो अब आप कैसे लिखोगे, ये लिखेंगे भैया कि यहाँ तो आएगा 20/40, यानी 1/2 एम्पियर। इधर से कितना आ रहा है 40 माइनस 20/50, यानी कितना आ गया 20/50, यानी 2/5, कितना आ रहा है 2/5, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, तो अब यहाँ से 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये डायोड भी क्या हो रहा होगा, सप्लाई कर रहा होगा, तो यहाँ पे जंक्शन लो लगा दो, ठीक है। तो देखो बच्चों ये था आज डायोड, जीनर डायोड तक। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे फोटो डायोड और एलईडी डायोड क्या होते हैं। सोलर डायोड तो मैंने उसमें मेंशन कर ही रखा है। इसके बाद इसी की नेक्स्ट क्लास में रेक्टिफायर,
आपको मैं पढ़ाऊंगा, और एक ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, फिल्टर सर्किट क्या होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो ट्रांजिस्टर वाला वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो।